जोशीमठ की वो ठंडी शाम थी। दूर शंकराचार्य मंदिर से घंटियों की आवाज आरती की धीरे धीरे आ रही थी। शाम के शायद 7:30 बजे थे। सभी ट्रैकर्स अपना अपना सामान टेम्पो ट्रैवलर से उतार रहे थे। ओली का व्यू दूर से दिख रहा था। मैंने एक कंधे पे लैपटॉप बैग टांगा और दूसरे पे ट्रैकिंग बैग, और शायद पहली बार जेम्स को देखा था। जेम्स फ्रॉम आयरलैंड। शायद हम सब में से सबसे हल्का ट्रैकिंग बैग जेम्स का था। कुछ हाय हेलो के बाद मैंने जेम्स से पूछा, हे जेम्स, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? जेम्स ने बोला, आई हैव अ सीजनल जॉब। ये बड़ा यूनिक जवाब था। मैंने ऐसा आंसर कभी किसी का नहीं सुना था कि सीजनल जॉब। इससे पहले कि आगे कुछ पूछता, हमारे ट्रैक लीडर राणा जी ने बोला, चलो चलो सभी अपना सामान अपने कमरे में रखो और कॉमन एरिया में ब्रीफिंग के लिए आ जाओ। वहाँ से स्टार्ट होगा 7 किलोमीटर, तो का डिस्टेंस 7 किलोमीटर और स्ट्रीट भी रहेगा। तो जो वाटर है यहाँ से भर के ले जाना आपको। हरिद्वार से 12 घंटे के सफर के बाद हम जोशीमठ पहुंचे थे। थोड़े थक गए थे, बट कुआरी पास ट्रैक के लिए काफी एक्साइटेड थे। मैं, जेम्स और हमारा एक और ट्रैकर फ्रेंड नितेश एक ही रूम शेयर कर रहे थे। रात को जल्दी खाना खाकर मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया और ऑफिस की कुछ फोन कॉल निपटाने चला गया। वापस आया तो देखा जेम कुछ डेली ब्लॉग लिख रहा था पेपर पे। मैंने कुछ पूछा नहीं। उसकी आई हैव अ सीजनल जॉब वाला रिस्पॉन्स अभी भी दिमाग में अटका हुआ था। वो भी नहीं पूछा उससे। बस यूं ही कुछ चिट चैट करी शाम को और हम लोग जल्दी सो गए। सुबह उठे तो जोशीमठ शहर का व्यू इतना सुंदर था। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, ओली रोपवे का व्यू हमारे गेस्ट हाउस से साफ दिख रहा। सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खाते हुए और गर्म चाय की प्याली को अपने दोनों हाथों के बीच में दबाकर गरमाई लेते हुए मैंने जेम्स से पूछा, क्या करते हो? उसने बताया कि वो आयरलैंड से है, सर्फिंग इंस्ट्रक्टर है 6 महीने के लिए, और 6 महीना कुछ भी कर लेता है, जैसे टूर गाइड या फिर कुछ ट्रांसलेटर का जॉब। इंडिया में था इस 6 महीने में और कुआरी पास ट्रैक के लिए आ गया। इस ट्रैक के बाद वो तमिलनाडु में 1 महीने के लिए योगा कोर्स के लिए जा रहा था। अब ये सब कुछ नया था मेरे लिए। ऐसे कोई करता है कोई 6 महीना जॉब करे और 6 महीना कुछ भी? मैंने तो आज तक नहीं किया था। जब 10वीं करी थी तो ये सोचा था कि 12वीं में कौन सी स्पेशलाइजेशन लूंगा, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। 12वीं कर रहा था तो प्लान कर रहा था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज कर रहा था तो कौन से एमबीए कॉलेज में एडमिशन, एमबीए तो पहली जॉब से दूसरी जॉब। मेरी जिंदगी में तो यही प्लानिंग होती रही थी हमेशा। बट यहाँ मैं किसी एक जेम्स से मिल रहा था जो आयरलैंड से आया था और जो मुझे कह रहा था कि 6 महीना मैं एक काम करता हूँ और अगले 6 महीना कुछ भी कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। ये कुछ नया था। डे 1 ऑफ द ट्रैक में हम लोग गुलिंग टॉप जाएंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हमारे ट्रैक इंस्ट्रक्टर राणा जी ने ब्रीफिंग देना शुरू किया। ढाक विलेज जोशीमठ से 12 किलोमीटर है, वहां पे टेम्पो ट्रैवलर से जाएंगे। आज रात को हम लोग टेंट में सोएंगे और शायद आपको थोड़े थोड़े बर्फ के पैचेस दिखेंगे। रास्ते में माउंट द्रोणागिरी, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत का व्यू आपको दिख सकता है। ये सब राणा जी बता रहे थे और हम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। ढाक गांव से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू करी। My name is Krishnendu and I'm also a fellow trekker and Don't forget me, I'm Shomo. Shomo. Hi. I'm taking beautiful snaps of this Dronagiri over Yeah. here. I'm from Calcutta. और कतबार बोली? Nah. So that's how you're starting up. 4-5 घंटे का ट्रैक था आज का। आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। रास्ते में एक तुगासी गांव आया। वहां पे शायद 15-16 फैमिलीज रहती थी और वो लोग भेड़ें चराते थे। वहां पे एक मैगी पॉइंट था। पता नहीं क्यों पहाड़ों में मैगी का टेस्ट भी कुछ अलग आता है। हम जैसे ही गुलिंग टॉप कैंप साइट पहुंचे, मैंने देखा कि मेरे ट्रैकिंग स्टिक का जो नुकीला हिस्सा है वो नहीं था। शायद रास्ते में कहीं खो गया था। मैंने और हमारा जो लोकल गाइड था हरीश जी ने डिसाइड किया कि हम वापस नीचे ढूंढने जाएंगे। ढूंढते रहे हम आगे पीछे। लाल रंग का था और बर्फ में चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये ट्रैकिंग स्टिक।
मैं तो अपनी होप छोड़ चुका था, बट हरीश जी मेरे को बोल रहे थे कि गौरव जी विश्वास रखिए, हम पहाड़ों में अगर किसी चीज पे विश्वास हो तो जरूर मिलता है। हम वापस मैगी पॉइंट तक गए और मैंने तो फिर भी होप छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो हरीश जी बस अब वापस चलते हैं, कोई बात नहीं। हरीश जी अभी भी कह रहे थे, गौरव जी वो मेरे को बोलते थे भाई जी भरोसा रखिए। हम वापस आए और अपने कैंप साइट से कुछ 10 मीटर दूरी मैं अपने टेंट की तरफ जाने लगा और हरीश ने देखा कि उल्टी दिशा से कुछ म्यूल वापस आ रहे थे। वो उनसे बातें करने चला गया। वो कुछ राइट साइड में कुछ 100 मीटर दूर साइड पे कहीं वापस आ रहे थे। मैं अपना टेंट में सामान रखने लगा, तभी मैंने देखा कोई चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, भाई जी। मैंने देखा कि हरीश चिल्ला रहा था और उसके हाथ में वो स्टिक थी। वो बोला, मैंने बोला था भाई जी मैंने आपको कि आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। वो देखो वहां पे गिरी पड़ी थी और हमें मिल गई। गुली टॉप कैंप साइट में थोड़े थोड़े स्नो पैचेस दिख रहे थे। राणा जी ने बताया कि कल के दिन थोड़े और स्नो गहरी दिखेगी, पर स्नोफॉल का पता नहीं था। हम सभी ट्रैकर यही प्रे कर रहे थे कि शायद स्नोफॉल देखने को मिल जाए तो कितना मजा आए। रात को टेंट में नींद बहुत अच्छी आई थी। मुझे थोड़ी सी घबराहट थी कि पता नहीं टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग और लाइनर के अंदर कैसे सो पाऊंगा। ये संडे रात थी और अगले दिन मंडे था। मंडे मॉर्निंग, जिसको मंडे मॉर्निंग ब्लूज बोलते हैं, बट ये कुछ ब्लूज अलग थे। दिखाता हूं आपको। And just coming out of this tent, this is a liner. This was very helpful and warm. So even without inner or thermal, still warm inside. Slept very well and ready to go. Let's see how the Monday morning blues looks like. View from our tent. Wow, can't be better. Can't be better. Monday morning than this, 7 o'clock. अगले दिन हम लोग 1500 फीट का एलिवेशन गेन करेंगे और 11,700 फीट पे हमारा कैंप साइट होगा, टाली टॉप फॉरेस्ट। राणा जी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया। हमने सुबह शुरू किया। स्नो के पैचेस कुछ ज्यादा दिख रहे थे और करीब 4 या 4.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम जैसे ही टाली टॉप फॉरेस्ट कैंप साइट पहुंचे, कोई जोर से चिल्लाया, स्नो लेपर्ड के मार्क्स, स्नो लेपर्ड के मार्क्स। और वो लेपर्ड के मार्क्स फ्रेश थे। इसका मतलब कि वहां से कहीं से स्नो लेपर्ड होके गुजरा था। जहां वो मार्क्स थे उसके एग्जैक्ट 10 से 12 फीट दूर मेरा टेंट था। अगले दिन हमें कुआरी पास समिट के लिए जाना था। सब लोग रात को जल्दी खाना खाकर सो गए थे क्योंकि कल अगले दिन सुबह 3 बजे उठना था। टेम्परेचर का प्रिडिक्शन था -14 डिग्री और हम लोग स्नो बेड के ऊपर सो रहे थे। रात को 8 बजे स्नोफॉल शुरू हो गई। इसी का तो हम लोगों को इंतजार था। So finally snowfall is happening and we're sitting in our tent. फिर वो स्नोफॉल थोड़ी तेज हो गई थी। सारी रात हम लोग अपने अपने टेंट को अंदर से झाड़ते रहे। सोना तो दूर की बात थी। टेम्परेचर -18 तक चला गया था। बाहर ओक और रोडोडेंड्रन ट्रीज का व्यू थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। थोड़ा सा डर लग रहा था। अब वो जो लेपर्ड वाले मार्क्स थे उससे थोड़ा कम डर लग रहा था। अब था कि स्नो शायद कम हो जाए, क्योंकि दूर से जब हम देख रहे थे हमारा जो किचन टेंट था वो तो पूरा स्नो से भरा हुआ था। सारी रात हम लोग अपना अपना टेंट अंदर से ऐसे ऐसे टैप करके झाड़ते रहे थे ताकि हमारा टेंट कहीं स्नो में दब न जाए। बिल्कुल नहीं सोए थे। अगले दिन सुबह समिट का तो पॉसिबल नहीं था। राणा जी ने बोला कि हम लोग झंडी टॉप तक जा सकते हैं। सब लोगों ने अपने अपने पोंचो पहने, गेटर्स पहने, गेटर्स जिनसे आप पैरों पे लगाते हैं ताकि बर्फ आपके जूतों के अंदर ना जाए, और अपना ट्रैक शुरू किया।
good morning. I don't know whether you can see how beautiful it is. It's too much snow. We're ready to set day 3. I don't think so we are able to summit today, but they're saying that we'll go till Jhandi Top. That's 12,700 feet. Approximately it's going to be extremely windy, the snow would be around 5 feet snow. All the trails what we have marked is over now. Here's Shweta. Shweta, how was your night? Did you sleep? Restless. Was not able to sleep one bit. We had to keep shaking our tents from Like this? inside because if the snow settles down, the tent will just collapse. And you can see the snow is just literally pushing the tent in. Yeah. And He is Nitesh. Hello. Nitesh, how was your night? And are you all ready for trek today? Yeah, excited. It's amazing. James from Ireland. James, Hey. how are you feeling? Good. Excited? Yeah. स्नोफॉल इतनी तेज थी कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। हम सब लोग एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचे जहां पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। उसके नीचे बस छुप के किसी तरह अपने आप को बचाते हुए बर्फ से सब लोगों ने अपना अपना टिफिन खाया और डिसाइड किया कि झंडी टॉप भी नहीं जा पाएंगे। सब लोगों ने डिसाइड किया कि वापस हम लोग यहीं से अपने कैंप की तरफ जाएंगे। लेकिन जेम्स, मैं, कृष्णेंदु एंड शोमू, हम चारों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा और ऊपर तक जाएंगे, 300 फीट ऊपर, जहां पे ट्री लाइन खत्म हो जाता है। राणा जी और हम 4 आगे को बढ़ गए और बाकी सब लोग हरीश जी के साथ वापस अपने कैंप साइट की तरफ टूट गए। अब वहां से रास्ता इतना मुश्किल था, मैंने इतनी बर्फ जिंदगी में नहीं देखी थी। 5 फीट बर्फ थी, मेरे कंधे तक यहां तक आ रही थी। और क्योंकि रास्ता बना हुआ नहीं था, ट्रेल बना हुआ नहीं था, राणा जी सबसे आगे चल रहे थे और वो अपने बॉडी के भार से रास्ता बना रहे थे बर्फ को काटते हुए। पूरा फोकस अगले कदम पे था। एक गलत कदम और हम फिसल सकते थे। हम ट्री लाइन के आखिरी पॉइंट तक पहुंचे कि बर्फ इतनी तेज थी कि हम स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे। बस वहां से हमने डिसाइड किया कि और आगे नहीं जा पाएंगे, वापस की ओर चलने का शुरू किया। 4-4.5 फीट की बर्फ थी। धीरे धीरे पैरों को देखते हुए, कदमों को संभालते हुए हम आ रहे थे। जेम्स हम सब में से सबसे ज्यादा फिट था। वो तो मानो खेल रहा था, वो भाग रहा था वहां पे। हम लोग सब सेफ एंड सिक्योर अपने अपने कैंप साइट में पहुंचे और कॉमन टेंट में लंच करना शुरू किया। कैसा रहा हरीश जी? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कितना फीट स्नो देखा? ये स्नो रुकने की, आज का स्नोफॉल रुकने की कोई उम्मीद है? आज तो रुकने का अभी तो लग ही रहा हो, रुक ही नहीं रहा। राणा जी फोन में किसी से बात कर रहे थे और थोड़े स्ट्रेस में थे। हम लोग अपने किचन टेंट में दाल चावल खा ही रहे थे कि राणा जी आकर बोले हमें वापस निकलना होगा। बर्फ का प्रेडिक्शन और ज़्यादा है। लेह में कुछ ट्रैकर्स की डेथ हो गई है और शायद बीपीटीपी द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। उन्होंने बोला कि अगले 5 मिनट में सब लोग तैयार हो जाओ और वापस जोशीमठ के लिए निकलेंगे। इसका मतलब जानते हैं, 10 घंटे का ट्रैक और, जो हम सुबह 4 बजे के उठे हुए थे और अभी 10 घंटे के लिए 5 मिनट में तैयार हो गए थे। बस गिरते पड़ते, एक दूसरे को संभालते हम लोग वापस गुलिंग टॉप से तुगासी से ढाक विलेज की तरफ भाग रहे थे। हरीश जी सबसे आगे थे ट्रेल में रास्ता बनाते हुए और राणा जी सबसे पीछे। टीम वर्क और लीडरशिप का ऐसा लेसन मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं देखा था। ये कुछ नया था मेरे लिए। हम लोग सब एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलके वापस जा रहे थे। जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जा रहे थे, पर वो रास्ता बिल्कुल बदल गया था। वो तो ऐसा था जैसे कोई नार्निया का सीन हो या फिर गेम ऑफ थ्रोन में कोई बोलता है विंटर इज कमिंग। पूरा स्नो ब्लैंकेट था
और जो थोड़े थोड़े वुडन पैचेस थे ओक ट्रीज के, वो इतना सुंदर दिख रहे थे उस वक्त। थोड़ी देर बाद पता चला हमें कि ढाक से जोशीमठ का रास्ता ब्लॉक हो गया है। It just looks like something from a movie scene, Alice in Wonderland. And it's a local village where we stop. People are just having Maggie and heating themselves off. Our guide is saying that we should stay here at the village, but we all are sort of looking at that we'll go back. But the problem is that from Dhak to Joshimath there's no vehicle available. And we're still figuring out what to do next. And this Krishendu is coming in. बर्फ की वजह से टेम्पो ट्रैवलर भी नहीं आ पा रहा है। उसका मतलब हमें बीच में ही कहीं रुकना पड़ेगा। तुगासी गांव में राणा जी ने बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी और हमें वहां रुकने की जगह मिली। तुगासी एक उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है जिसमें 16 परिवार रहते हैं और ज्यादातर लोग भेड़ें चराते हैं। गांव में रुकना मेरे लिए कुछ नया था। So this is first time I'm staying in a village, and this is part of the adventure. I can just sit here and just watch things go by because it's so pretty. I just can't believe it. It's mesmerizing. I have not even seen that in Gulmarg. In my Gulmarg trip, I was thinking that this is the best I have seen, and that time I actually thought of that Gulmarg is better than Switzerland. But if you really want to see Switzerland, you have to come here. The small trees, every tree has a contrast, and every tree gives you a composure. Look at this. I mean, this is like a photo library. Which nature has provided. I just can't believe it. It's so pretty. I mean, this is actually a view from the loo. Have you ever seen a view from the loo like this? And this is a tree. And there is a loo. Just show the loo. Are you sure? So this is village loo. Generally, if you notice, villages this village is unlike other villages, properly cemented. And electricity, water, everything is there. पहाड़ और पहाड़ों के लोग बहुत कुछ सिखाते हैं। उस गांव में मैंने देखा कि कैसे 60-65 साल की औरतें भी अपना काम खुद कर रही हैं। कोई पानी भर के आ रहा है, कुछ काम कर रहा है घर का। वहां पे मैं 2 क्यूट बच्चों से मिला, आर्यन और रोहन। उनको बोला कि मुझे गांव दिखाओ। गांव दिखाते दिखाते वो लोग मुझे अपने घर पे ले गए। घर क्या, एक छोटा सा कमरा था। बर्फ की वजह से मेरे जूते और जुराबें गीली थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो हाथ सेकने के लिए इनके घर में चलते हैं। सामने एक चारपाई थी और साइड में एक टेबल था जिसमें छोटी छोटी शीशियां रखी थी। शायद वही उनका किचन और बाथरूम भी था। वहां पे उन्होंने शीशियों में दाल, थोड़े से चाय पत्ती, चीनी और साइड में च्यवनप्राश, ऐसे काफी सारी चीजें रखी हुई थी। उसने अपनी मॉम से मिलवाया, रोशनी, और उनके डैड मनमोहन से मिलवाया। मैं वहीं नीचे जमीन पे एक गत्ते के ऊपर बैठ गया और अपनी गीली जुराबें आग में सुखाते हुए रोशनी को बोला कि पता है, भारत के पुराने प्रधानमंत्री का नाम भी मनमोहन था। तो रोशनी ने मुझे देखा, स्माइल किया और मनमोहन की तरफ देखते हुए शर्माते हुए बोली, अरे ये भी तो भीड़ों के प्रधानमंत्री हैं। और हम सब लोग हंसने लगे। उन लोगों की इनकम कुछ 60,000 रुपए थी साल की, 5,000 रुपए महीना, और उसमें मस्त रहते थे, भेड़ें चराते थे। और मनमोहन ने बताया कि वो जिंदगी में एक बार देहरादून गया है। इसके अलावा वो लोग वहीं पे ही पले बड़े हैं। मैंने चाय की चुस्की ली और बोला चाय कुछ ज्यादा मीठी है, चीनी ज्यादा है शायद। तो रोशनी ने फिर वही स्माइल पास करी और बोला, हम पहाड़ी लोगों का प्यार भी मीठा है ना, इसीलिए मीठी। उन लोगों की सिंप्लिसिटी और हॉस्पिटैलिटी कुछ अलग ही थी। वो जिंदगी उनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर थी। वो लाइव में मेमोरीज बना रहे थे। बस
थोड़ा वार्म था उनमें, एक गरमाई थी। मैंने उनको थैंक यू बोला और वापस अपने कमरे में आ गया। कुछ तो कॉमन था आयरलैंड के जेम्स में और तुगासी गांव के इस परिवार में। दोनों ही जिंदगी को वर्तमान में, प्रेजेंट में जी रहे थे। जिंदगी को खुश रहने का लेसन मैंने लिया था उनसे, खुल के जीने का, प्रेजेंट में जीने का। ऐसा नहीं था कि वो प्लानिंग नहीं करते थे। जेम्स भी कभी कभी कुछ ट्रांसलेटर का कुछ कोर्स कर लेता था, और रोशनी ने भी अगले 3 महीने की जो बर्फ होने वाली थी उसके लिए दाल और चावल इकट्ठे करके एक टीन के कनस्तर में अपने घर में रखे थे। बट हाँ, कभी कभी जिंदगी जब अनप्लान हो जाती है तो उससे ना घबराने का लेसन मेरे लिए कुछ नया था उस दिन। अगले दिन हम लोग ढाक गांव पहुंचे और वहां से टेम्पो ट्रेवलर में बैठकर अपने गेस्ट हाउस वापस पहुंचे। बर्फ अभी भी काफी ज्यादा हो रही थी और हमारे पास कुछ टाइम था। शायद इस ट्रैक में एक और रोमांच बचा था। शायद हमने जोशीमठ घूमने का कुछ प्लान किया, थोड़ा टाइम था हमारे पास। सबसे पहले हम नरसिंह टेम्पल गए, जहां पे बद्री विशाल सर्दियों में रेस्ट करते हैं। इस टेम्पल को सख्त बद्री भी कहते हैं। बारिश में, बर्फ में पूरे भीगे हुए, पूरे जूते और सॉक्स भीगे हुए थे हमारे। हम लोग मंदिर के बाहर से ही मत्था टेक कर जाने वाले थे, क्योंकि पूरा मंदिर का कंपाउंड सफेद ब्लैंकेट से भरा हुआ था और अगर हम नंगे पैर जाएंगे तो फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा था। हम बस वापस मत्था टेक के बाहर से जा ही रहे थे कि मंदिर का पुजारी अंदर से बोला, अरे साहब, इतनी दूर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, अंदर दर्शन तक करके नहीं जाएंगे? हमने कहा कि नंगे पैर तो बहुत मुश्किल है आना। उस पंडित ने कुछ बोला जो मुझे अभी भी याद है। उसने बोला कि भगवान पे भरोसा रखो, जूते उतारो और आ जाओ। बस कुछ ऐसा हुआ, हमने एक एक करके जूते उतारे, सॉक्स उतारे और नंगे पैर, वो 10 फीट का रास्ता था जूते स्टैंड और मंदिर के अंदर तक का, सब लोग नंगे पैर गए। इतना मुश्किल नहीं था जितना सोच रहे थे। ठीक ही कह रहा था वो पंडित, भरोसा रखो। बस ये ट्रैक खत्म होने को आया था, बट काफी कुछ सिखा गया था मुझे। जेम्स का लाइफ जीने का तरीका, रोशनी का मीठापन, हरीश जी और वो पंडित का भरोसा करने का, विश्वास करने का, हौसला रखने का इरादा। मैंने ये ट्रैक द हिमालयन के साथ किया है और आपको भी रेकमेंड करूंगा आपकी टीटीएच के साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा ट्रैक था, 2 विंटर ट्रैक कर चुका हूं मैं। पहला केदारकट्टा ट्रैक किया था मैंने और दूसरा कुंवारी पास। सो डेफिनेटली अगर आपको कुंवारी पास जाना है तो आप टीटीएच के साथ ट्रैक में जा सकते हैं। धन्यवाद।